नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इस्लामिक फाइनेंस पे। तो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करने वाला हूं। हम समझेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है, उसके क्या क्या मेजर प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। आपने सुना ही होगा कि इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम है। तो और भी क्या क्या चीजें निकल के आती है जो इस्लामिक फाइनेंस में प्रोहिबिटेड है, हराम है। अच्छा, बाय द वे, हराम मतलब नॉट परमिटेड एंड हलाल मतलब परमिटेड। तो आप ये याद रखिएगा, आपको ये समझने में इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूल रूप से इन प्रोहिबिशन का पर्पस क्या है एंड इवेंचुअली हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या मेजर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स निकल के आती है इस्लामिक एसेट्स क्लास को लेके एंड उनके ट्रेंड्स वगैरह क्या निकल के आते हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो आते आते सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस होता क्या है। सो इस्लामिक फाइनेंस इज अ वे ऑफ कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग इन कंप्लायंस विथ इस्लामिक लॉ और द शरिया। इस्लामिक लॉ मतलब हम इधर बात कर रहे हैं शरिया लॉ की। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो शरिया लॉ को फॉलो करने चाहिए। जो भी बैंकिंग कंप्लायंस है यानी बैंकिंग के जितने भी अनुपालन है वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये शरिया लॉ को फॉलो करना चाहिए। बात समझ रहे हो? इस्लामिक फाइनेंस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ यूनिक फॉर्म ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये फाइनेंस की एक सब ब्रांच ही है इस्लामिक फाइनेंस, लेकिन अलग तरीके से इसमें डीलिंग होती है। मैं आपको इस्लामिक फाइनेंस का एक क्रक्स बता देता हूं अभी। देयर इज नो इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, जो कि शायद आपको पता ही होगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क शेयरिंग इज सेंट्रल टू इस्लामिक फाइनेंस। मतलब रिस्क इतना भी ना हो कि एक पार्टी वो पूरा रिस्क को झेले दूसरा कुछ भी नहीं झेले। सो दोनों को रिस्क बेयर करना पड़ेगा। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, लेस द रिस्क लेस द रिटर्न। एंड ये दोनों को एप्लीकेबल है, लेबर को भी एप्लीकेबल है एंड कैपिटल को भी एप्लीकेबल है। कैपिटल को तब एप्लीकेबल है जब इट इज एक्चुअली एक्सपोज्ड टू बिजनेस रिस्क। एक्चुअली जब कैपिटल बिजनेस रिस्क का एक्सपोजर लेता है तब उसको रिटर्न मिलना चाहिए वो बंदे को। हम आगे इसके बारे में जानेंगे जब हम फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि नो रिस्क नो रिवॉर्ड एंड द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। एंड नो रिस्क नो रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये दिस इज एप्लीकेबल बोथ टू लेबर एंड कैपिटल। लेबर मतलब तुम एक्चुअली वो जब चीज कर रहे हो तब तुमको वो उसका रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बस तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो या पैसा कमा रहे हो। समझ रहे हो? अब जितने भी इस्लाम के स्कॉलर्स है उनका मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो प्योर इस्लामिक लॉ को फॉलो करता है। कहीं ना कुछ तो बैंक में कमी निकल के आई जाती है, बट फिर भी इस्लामिक लॉ को प्रीच करना ही बहुत बड़ी बात है। सो इस्लामिक फाइनेंस का हिस्ट्री बहुत रिच निकल के आ रहा है। ऑल्दो इट बिगैन इन दी 7th सेंचुरी, लेकिन फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो हुआ था वो सबसे पहले यूरोपियंस ने शुरू किया था। दे वर अवेयर ऑफ द व्यूज ऑफ द मुस्लिम्स इन रीबा विच इज इंटरेस्ट। एंड इवेंचुअली फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के डायनामिक्स बहुत बदले। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने कच्चे तेल से बहुत पैसा कमाया एंड फिर जब इतना पैसा आया तो फिर ऑटोमेटिकली इस्लामिक फाइनेंस भी डेवलप होने लगा ये कॉन्सेप्ट। सो आज के तारीख में इस्लामिक फाइनेंस जो इंडस्ट्री है वो कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है विथ अराउंड 1400 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन मोर देन 80 कंट्रीज। तो इसकी रीच अच्छी खासी है दुनिया भर में। अब ये इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू है जिसमें इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है एंड इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स आता है। सब कुछ अपना अलग अलग है। जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में कैपिटल मार्केट्स आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, इंश्योरेंस कंपनीज आता है, वैसे ही इस्लामिक फाइनेंस में ये सब निकल के आता है। तो इस्लामिक बैंकिंग में क्या है? शरिया कॉम्प्लायंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं, मनी मार्केट प्रोडक्ट्स भी होते हैं इस्लामिक बैंकिंग में। अदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये सब निकल के आता है। शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइनेंसिंग कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो हम समझेंगे कि ये शरिया कॉम्प्लायंस क्या है, क्या चीजें निकल के आती है। ठीक है, यहां पे कैपिटल मार्केट्स में सुकूक है। अब ये जो चीज दिया हुआ है, इजारा, मुराबाहा, मुश्तरक, वकला, सलम, ये सब जो चीजें हैं ये बेसिकली फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स है। हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं आगे के स्लाइड्स में। देन अगेन यू हैव इक्विटी विच इज शरिया कंप्लायंट, इस्लामिक इंडाइसेस, इस्लामिक यूनिट ट्रस्ट, इस्लामिक पीवी बाय वीसी, इस्लामिक ईटीएफ्स। तो ये सब चीजें ना अपने आप में ही एक बहुत बड़े टॉपिक्स है
सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप ये टॉपिक्स पे क्या वीडियो देखना पसंद करोगे, शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज पे या इस्लामिक इंडाइसेस पे या इस्लामिक यूनिट ट्रस्ट पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स में डेरिवेटिव्स भी निकल के आता है, ओटीसी, ओवर द काउंटर, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये भी एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छे बड़े टॉपिक्स बन सकते हैं। सो हमारा आज का पर्पस ये टॉपिक को कवर करने का नहीं है, बट माय पर्पस इज टू गिव यू एन ओवरव्यू, माय पर्पस इज टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये इस्लामिक फाइनेंस के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए अगर आप इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले बैन ऑन इंटरेस्ट पे, रीबा पे। इंटरेस्ट मस्ट नॉट बी चार्ज्ड और पेड ऑन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है उसमें जैसे कि आपको पता है कि आप अगर लोन लेने जाते हो कोई भी बैंक में, तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बेसिकली आप उससे लोन ले रहे हो, या आप किसी भी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी से इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं। सपोज आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी हर महीना। तो ये चीज इंटरेस्ट का सीन यहां पे नहीं है। दूसरा है बैन ऑन अनसर्टेनिटी, जिसे घरर भी कहते हैं। मतलब द सेल ऑफ व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इज फॉरबिडन। जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में डेरिवेटिव्स आता है, उसमें अगर सपोज से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स तुम क्रॉप्स का ले रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, बिकॉज वो चीज की तुम्हारी ओनरशिप नहीं रहती है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। तुम ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हो या खरीदते हो, उसका मतलब होता है कि तुम फ्यूचर में क्रॉप्स को खरीदने वाले हो या फ्यूचर में तुम्हारी क्रॉप्स की ओनरशिप होने वाली है। सो अगेन इट्स नॉट सर्टन, राइट? तुम ऑप्शंस आगे खरीदोगे ये सर्टन नहीं है। तुम खरीद भी सकते हो या नहीं भी खरीद सकते हो। तुम अगर प्रॉफिट में होगे तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे, या तो फिर तुम नहीं करोगे। सो इट्स नॉट सर्टन, राइट? सो दिस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट्स विच कंटेन अनसर्टनिटी ईदर एज टू द फंडामेंटल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने भी बात की ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का, और द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर, दे आर कंसिडर्ड वॉइड। नेक्स्ट इज बैन ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी मैजीर। ये सब जो ये चीजें हैं, रीबा, घरर, मैजीर, ये सब अराबिक टर्म्स है। ठीक है, सो स्पेकुलेशन में क्या है, मतलब तुम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, सट्टेबाजी नहीं कर सकते, यानी यू लिटरली कांट टेक अ चांस ऑन समथिंग। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज बैन ऑन फाइनेंसिंग सर्टेन इकोनॉमिक सेक्टर्स। इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि इन्वेस्टर्स दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू कंपनीज हु इज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन सेलिंग अल्कोहल और सेलिंग टबैको और मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स, आर्म्स वगैरह, या पोक बेस्ड प्रोडक्ट्स, या इफ द कंपनी इज इन्वॉल्वड इनटू पोर्नोग्राफी। तो ये सब चीजें, ये सब बिजनेस में इन्वेस्टर्स दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू दीज कंपनीज। नेक्स्ट इज एसेट बैकिंग प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दे मस्ट एक्चुअली कंटेन अ टैंजिबल अंडरलाइंग एसेट। जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो विदाउट टैंजिबल एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में क्या है, पार्टीज टू आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे मस्ट एक्चुअली शेयर इन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अटैच्ड टू इट। तो जो भी पार्टीज ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है उनको बराबर से रिस्क शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब जो भी वो प्री एग्रीड टर्म्स हो सकती है कि तुम 60% रिस्क बेयर करो, मैं 40% करूंगा वगैरह, तो इट डिपेंड्स, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। अब हमने ये सब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स तो देख लिए, तो आप मुझे पूछोगे कि फिर ये सब ब्रांच ऑफ फाइनेंस ये काम कैसे करता है, इस्लामिक फाइनेंस। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या निकल के आते हैं जो कि हलाल हो, विच इज कंप्लायंट विद द शरिया लॉ। तो सबसे पहला यहां मुधारबा निकल के आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है दो पार्टीज के बीच में। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कैपिटल प्रोवाइड करती है, यानी पैसा प्रोवाइड करती है, एंड दूसरी पार्टी इस पैसे को मैनेज करती है, इस पैसे को इन्वेस्ट करती है। सो ये बेसिकली पूरा इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दूसरी पार्टी पे रहता है। सो प्रॉफिट्स आर एक्चुअली शेयर्ड बिटवीन द टू एज पर अ प्री एग्रीड रेशियो। अब वो प्री एग्रीड रेशियो कुछ भी हो सकता है, 50-50, 60-40 वगैरह। तो पहले से ही पार्टीज इस पे अपनी मंजूरी दे देती है, तो जो भी एग्रीड अपॉन रेशियो होगा उसके हिसाब से। बात समझे? नेक्स्ट इज मुशरक, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो जॉइंट वेंचर है उसका रिप्लेसमेंट है। यानी से फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एंड उसके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, एंड दूसरा एक बंदा निकल के आता है पर्सन बी,
जो कि उसके पास बहुत पैसा है, एक्सेस कैश है, एंड वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है. सो ए कैन एक्चुअली गो टू बी एंड आस्क टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस, एंड बी वुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन एज बिजनेस. दैट्स इट. प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस भी शेयर करेंगे. ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है मुशरक का. इसमें कहीं भी लोन नहीं आता, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता. नेक्स्ट वी हैव इजारा. इजारा का लिटरल मीनिंग है रेंटिंग ऑफ एन एसेट. तो इसमें क्या होता है कि सपोज इंडिविजुअल को अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदनी है, या उसको मशीनरी लग रही है. अब इतना पैसा तो होगा नहीं कि ऑन स्पॉट मशीन खरीदे या उसे ले. तो ये बंदा बैंक के पास जाएगा, इस्लामिक बैंक के पास, एंड ये कहेगा बैंक को कि मुझे मशीन चाहिए मेरे बिजनेस के लिए एंड आई वांट योर असिस्टेंस. मुझे इस्लामिक लॉ के कंप्लायंस के अंदर फाइनेंसिंग चाहिए. सो दिस बैंक वुड एक्चुअली कम अप विद दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज इजारा. तो बैंक मशीन मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, he would actually buy the machine, and फिर ये बैंक इस कस्टमर के लिए इक्वल मंथली रेंट का स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये बंदा हर महीना इसका रेंट पे करेगा. एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक है उसका प्रॉमिस रहता है कि इट कैन एक्चुअली सेल द मशीन टू दिस पर्सन. एंड ये बंदे पे डिपेंड करता है कि ये मशीन को खरीदना है कि नहीं. अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में इस बंदे को खरीदना था तो वो खरीद लेगा, बट ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि उसे वो खरीदना ही पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन द प्री एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस. यानी अगर खरीदना भी है तो एक प्री डिटरमाइंड रेसिडुअल वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक रहेगी उस पे वो खरीदेगा, उस पे फिर ट्रेड होगा. सो देयर इज नो इंटरेस्ट इन दिस सिचुएशन अगेन. अब क्योंकि ये रेंट है तो मशीन अगर खराब भी हो जाती है तो मशीन का जो रेंट जा रहा है वो बंद हो जाएगा जाना. बात समझ रहे हो ये कैसा अलग है ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग से. अब मुराबाहा क्या है? कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग. ये भी एक तरीके का फाइनेंसिंग ही होता है. अब से फॉर एग्जांपल पर्सन ए को एक कार चाहिए, सपोज मर्सिडीज चाहिए, हाई एंड लग्जरी कार चाहिए, एंड वो इतनी महंगी कार ऑन स्पॉट कैश में तो नहीं खरीद सकता. सो ही गोज टू द बैंक, आस्क फॉर फाइनेंसिंग, एंड बैंक कम्स अप विद दिस मुराबाहा वे ऑफ फाइनेंसिंग हिज मर्सिडीज. इसमें बैंक मर्सिडीज खुद खरीदेगी. से वो मर्सिडीज $100,000 की है, यानी $1,00,000 की है, एंड उसने बैंक ने वो खरीद लिया. अब फिर ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक पर्सन ए को $1,10,000 में बेच देगी. तो ये $1,10,000 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में स्ट्रक्चराइज्ड होगा, एंड जो ये एक्स्ट्रा $10,000 निकल के आता है ये बैंक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए कवर करने के लिए वो बंदे से चार्ज करेगी. सो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये मर्सिडीज फिर ये बंदे की हो जाती है, पर्सन ए की, एंड अगेन देयर इज नो इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड. वकाला मतलब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. इसमें बेसिकली एक इन्वेस्टर रहता है, वो एक बंदे को हायर करता है, एंड वो बंदा जिसकी इस्लामिक फाइनेंस में एक्सपर्टीज होती है वो इन्वेस्टर के बिहाफ में इन्वेस्ट करता है. एंड अगेन इसमें फिर प्री एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, और जो वो बंदा रहता है उसे वकाला कहा जाता है. तो वकाला को अपनी इंसेंटिव फीस मिल जाती है प्रॉफिट होने पे, एंड इन्वेस्टर को अपना रिटर्न मिल जाता है. अब इस्लामिक फाइनेंस के ट्रेंड्स क्या निकल के आ रहे हैं आज के तारीख में? ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस एसेट्स की ग्रोथ कुछ इस तरह निकल के आती है. 2012 से 2018 तक ये देखो ये कंसिस्टेंट ऊपर का ट्रेंड निकल के आया हुआ है. ऑफ कोर्स ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरा था, बट आप जैसे कि देख सकते हो ये 1.9 ट्रिलियन से लेकर 2.2 ट्रिलियन, देन 2.3 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन है, नाउ इट्स क्लोज टू 2.5 ट्रिलियन. ये 2018 का नंबर है, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2024 तक ये 3.4 ट्रिलियन तक जा सकता है विद एन एनुअल CAGR ग्रोथ रेट ऑफ 5.5%. नाउ वी कम टू द इस्लामिक फाइनेंस एसेट्स बाय रीजन. तो सबसे ज्यादा GCC रीजन में, यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश निकल के आते हैं? टोटल 6 मुल्क निकल के आते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो इन सब मुल्कों का 44% शेयर है. साउथ ईस्ट एशिया में 25% निकल के आ रहा है. अदर मीना मतलब मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो ये 25% निकल के आ रहा है. यूरोप में 3% निकल के आ रहा है, एंड अदर रीजन्स आर 3%. नाउ वी कम टू टॉप कंट्रीज बाय एसेट्स इन 2018. तो सबसे ज्यादा एसेट्स ईरान में है, $570 बिलियन. देन उसके बाद सऊदी अरेबिया में है, एंड मलेशिया में है. उसके बाद फिर ये UAE, कतर, कुवैत, इंडोनेशिया, बहरीन, टर्की, बांग्लादेश, इन सब में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा निकल के आ रहा है. सो दीज टॉप 3 कंट्रीज दे एक्चुअली होल्ड 65% ऑफ द मार्केट शेयर. नाउ वी कम टू की एसेट्स विच आर एक्चुअली क्लासिफाइड अंडर द इस्लामिक फाइनेंस. फर्स्ट इज इस्लामिक बैंक्स, यानी इस्लामिक बैंकिंग, देन अदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो इस्लामिक बैंकिंग का मार्केट शेयर
करीब 70% तक का है ये इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में। देन वी हैव अदर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सुकुक इश्यूएंस एक तरीके का बॉन्ड ही होता है। इस पे मैं आगे आने वाले सेशन में वीडियो बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। देन वी हैव इस्लामिक फंड्स एंड तकाफुल। ये सभी इस्लामिक फाइनेंस एसेट्स है जो कि मैं आने वाले सेशन में बेशक इन सभी को कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस एसेट्स। तो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स इस्लामिक बैंकिंग को निकल के आ रहा है। देन वी हैव सुकुक, ये ऑरेंजिश कलर में। देन उसके बाद आता है OIFIs, देन ताकाफुल एंड इस्लामिक फंड्स। ठीक है, सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये इस्लामिक फाइनेंस किस पे बेस्ड है, क्या इसके प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। सो इन सब टॉपिक्स में से मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बेशक कवर करने वाला हूं, तो आप आपके साइड से भी बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स चाहते हो कि मैं कवर करूं, आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहोगे पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बेशक बताइए मुझे। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।